प्यार, प्रेम, इश्क, मोहब्बत जैसे नाम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे मन की बहुत ही सुंदर अनुभूति है जिसे केवल एहसास किया जा सकता है। ये एहसास और प्रेम कई बार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जो एक ऐतिहासिक घटना का रूप ले लेती है। ऐसी एक घटना है मुमल और महेंद्रा। जय माता जी की दोस्तों, मैं हूँ रवि राठौड़ और आज हम जानेंगे मुमल और महेंद्रा की वो ऐतिहासिक घटना जो राजस्थान समेत कई क्षेत्रों के गीतों में गाई जाती है। उससे पहले याद करेंगे हम एक ऐसे महान कलाकार को, दप्पू कान भांडली, जिन्होंने जैसलमेर किले में घूमने जाने वाले पर्यटकों का अनेकों साल तक सुंदर गीत गाकर स्वागत किया। उनके गीतों में अक्सर मुमल और महेंद्रा के गीत गाए गए। जिसे सुनकर हजारों लोगों के मन में इस कहानी को जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। दोस्तों, आज से लगभग 1300 वर्ष से भी पुराने समय की बात है। गुजरात के एक शासक थे हमीर देव जडेजा। हमीर देव जडेजा की ससुराल थी उमरकोट रियासत, जो आज पाकिस्तान में है। उस समय उमरकोट रियासत के राणा थे विसल देव सोडा और विसल देव सोडा की पुत्री से ही हमीर जडेजा की शादी हुई थी। राणा विसल देव सोडा के एक पुत्र था महेंद्र सोडा। महेंद्र सोडा और हमीर जडेजा लगभग दोनों एक ही उम्र के थे। वे साथ खाते पीते, घूमते, शिकार करते, इसलिए उन दोनों का रिश्ता एक मित्रतापूर्ण रिश्ता था। एक बार हमीर जडेजा अपने ससुराल आया हुआ था। कुछ दिन रहने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो महेंद्र सोडा ने कहा कि चलो दोनों साथ कुछ दूर जाते हैं, कोई शिकार करेंगे, उसके बाद आप गुजरात की ओर चले जाना और मैं वापस उमरकोट आ जाऊंगा। दोनों वहां से साथ चल पड़े। काफी देर तक तपते रेगिस्तान में शिकार ढूंढते रहे, लेकिन ज्यादा गर्मी धूप के कारण वहाँ कोई शिकार नहीं दिखा। वो शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक निकल गए। फिर उन्हें एक अचानक हिरण दिखाई दिया। दोनों ने अपने घोड़े उस हिरण के पीछे दौड़ा दिए। हिरण भी अपनी जान बचाने के लिए छलांगे मारता हुआ रेगिस्तान में दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते काफी दूर निकल जाने के बाद हिरण जैसलमेर के निकट बहने वाली काक नदी के पास आ पहुंचा और अपनी जान बचाने के लिए काक नदी के अंदर छलांग लगा दी। हमीर जडेजा और महेंद्र सोडा ने भी सोचा कि जब हिरण ने जान बचाने के लिए पानी में ही शरण ले ली तो अब इसे क्या मारना। इसलिए दोनों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया और अपने प्यास बुझाने के लिए और विश्राम करने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। दोनों नदी के साथ साथ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद उनका ध्यान नदी किनारे बसे एक ऐसे महल की ओर गया जो रेगिस्तान में बिल्कुल एक चमत्कार जैसा दिखाई दे रहा था। उस समय जैसलमेर नहीं था, बल्कि उस क्षेत्र में काक नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर शहर बसा हुआ था, लोदरवा। और लोदरवा नगर की राजकुमारी उसी काक नदी पर शहर से थोड़ी दूर अलग महल में रहती थी। वो महल 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में अजगर, सांप, शेर जैसे खतरनाक जानवर रहते और गलियारों से होते हुए एक रास्ता ऊपर की ओर जाता जहाँ पर मुमल रहती। उस महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे। नौकर चाकर दासियों सहित मुमल एकांत में रहना पसंद करती थी। राजस्थान के क्षेत्रों में ऐसे महलों को मेड़ी कहा जाता है, इसीलिए इस स्थान को मुमल की मेड़ी नाम से जाना जाता था। इस महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे, महल में अनेक नौकर चाकर और पास में बहती काक नदी के कारण ये स्थान स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। ये स्थान अमरकोट से लगभग 100 कोस दूर था। उधर हिरण का पीछा करते करते महेंद्र सोडा और हमीर जडेजा बहुत थक गए थे। दोनों रेगिस्तान में ऐसे सुंदर बाग बगीचों से घिरे महल को देखकर अचंभित हो गए और सोचने लगे कि कहीं ये कोई चमत्कार तो नहीं। दोनों कई देर सोचते रहे और फिर मेड़ी में जाने का निश्चय कर लिया। दोनों ने अपने घोड़े नदी में उतार दिए और मेड़ी की तरफ जाने लगे। उधर राजकुमारी मुमल ऊपर महल में खिड़की के पास बैठी थी। नदी में पानी और घोड़ों की आवाज सुनकर नदी की ओर देखने लगी। मुमल ने देखा कि सुंदर कद काठी के 2 नौजवान थके हुए मेड़ी की ओर आ रहे हैं। मुमल ने अपने नौकरों और दासियों का आदेश दिया कि दोनों कोई बड़े राजघराने के लगते हैं, इसलिए अतिथियों की तरह इनका स्वागत करो और इनका खाने पीने का प्रबंध करो। उधर दोनों सुंदर बाग बगीचों को हैरानी से देखते हुए मेड़ी के पास आ पहुंचे। नौकरों ने द्वार पर जाकर उनका स्वागत किया और बड़े ही आदर मान के साथ मेड़ी के अंदर ले आए। मुमल के आदेश अनुसार उन दोनों के अच्छे खाने पीने की व्यवस्था की गई। जल पान करने के दौरान जिज्ञासा पूर्वक दोनों ने दासी से पूछा कि ये कौन सा ठिकाना है और हम किसके मेहमान हैं। दासी ने उनको बताया कि ये लोदरवा की राजकुमारी मुमल का महल है और वो यहाँ अपने दासियों और नौकरों चाकरों के साथ रहती हैं। फिर दासी ने
उन दोनों से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपने बारे में बताया और कहा कि हम शिकार का पीछा करते करते रास्ता भटक गए और यहाँ तक आ पहुँचे। फिर भोजन के उपरांत जब नौकर बर्तन उठाने आया तो उन दोनों ने मुमल के बारे में नौकर से पूछा तो नौकर ने बताया कि मुमल अप्सरा के समान सुंदर है और उसके गुणों और रूप का कोई पार नहीं है। वो जब शीशा देखने जाती हैं तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार करके बाहर निकलती हैं तो चांद भी शर्मा कर छुप जाता है। वे चंदन का लेप लगाती हैं और उनकी मेड़ी पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया जाता है। मुमल हर रोज 1 मण दूध से स्नान करती हैं। इस संसार में उनके जैसा रूपवान और कोई नहीं। यहाँ मेड़ी में मुमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती हैं। एक से एक गुणी, धनवान, बलवान, शक्तिशाली राजा राजकुमार उनसे शादी की इच्छा लेकर इस महल में आए, लेकिन मुमल ने उनकी ओर देखा तक नहीं। मुमल का प्रण है कि वो शादी उसी से करेंगी जो उनके मन को भाएगा या उनका दिल जीत लेगा, नहीं तो वो सारी उम्र अविवाहित ही रहेंगी। इतना बताकर नौकर वहां से चला गया और वे दोनों मुमल और उसकी मेड़ी के विचारों में खो गए। तभी एक दासी आई और कहा कि राजकुमारों, राजकुमारी मुमल आप दोनों से अलग अलग भेंट करना चाहती हैं, इसलिए जो आप में से पहले जाना चाहे वो मेरे साथ चलिए। राणा महेंद्र ने अपने जीजा हमीर जडेजा से कहा कि आप पद में मेरे से बड़े हैं, इसलिए पहले आप जाइए। हमीर जडेजा दासी के पीछे पीछे महल में चला गया। वे दोनों अनेक गलियारों से होते हुए एक चौक जैसी जगह पर पहुंचे। वहां पर दासी ने बताया कि यहाँ से आगे आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। हमीर जडेजा चौक से गलियारे की ओर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सामने एक भयानक शेर रास्ता रोके खड़ा है और उस शेर से थोड़ा पीछे एक अजगर भी दिखाई दिया। हमीर ने सोचा कि ये मुमल कोई डायन तो नहीं जो पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर लाती है और शिकार करके उन्हें मार देती है। यह सोचकर हमीर वहीं से वापस मुड़ गया और राणा महेंद्र के पास आया। उसने महेंद्र को बताया कि ये जगह खतरों से खाली नहीं। तभी पीछे से एक दासी आ गई और महेंद्र को कहा कि आप अब मेरे साथ महल में चलिए। महेंद्र ने अपने जीजा को शासन दिया और अपना भाला उठाकर दासी के पीछे पीछे महल में चला गया। दासी ने उसी चौक में जाकर महेंद्र को छोड़ा और आगे जाने का इशारा कर दिया। वहां से महेंद्र अकेला ही गलियारे की ओर बढ़ा और उसी शेर के सामने जा पहुंचा। शेर को देखते ही महेंद्र ने अपना भाला उस शेर के अंदर घुपो दिया, जिससे भाला खींचने पर उस शेर से भूसा बाहर आ गया। तो महेंद्र ने देखा कि ये शेर की खाल में भूसा भरकर उसकी परीक्षा ली गई है। यह जानकर महेंद्र आगे बढ़ा और अजगर को भी भूसे का जानकर उस पर वार किया और अजगर से भी भूसा निकल आया। थोड़ा आगे बढ़ने पर रास्ते में महेंद्र ने देखा कि सारा रास्ता पानी से भरा हुआ है। पानी की गहराई नापने के लिए महेंद्र ने भाला उस पानी के अंदर डाला तो उसे लगा कि ये कोई पानी नहीं बल्कि कांच से बना हुआ एक फर्श है। महेंद्र हंसा और ऊपर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने द्वार पर एक स्त्री खड़ी है। महेंद्र उसे देखता ही रह गया। वो स्त्री काले बादलों में बिजली जैसी चमक, एडी तक लंबे काले नागिन जैसे बाल, चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, कुंदन जैसा बदन, पीपल के पत्ते जैसी कमर और अनार के दानों के समान सुंदर चमकदार दांतों जैसे सभी गुणों से भरपूर अप्सरा के समान एक सुंदर रूप में राजकुमारी मुमल खड़ी थी। मुमल के इस रूप को देखकर महेंद्र के मुंह से एकदम से निकला कि ना ही तो किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और ना ही किसी राजा के रानीवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र की आंखें एकटक मुमल को निहार रही थी। उधर मुमल भी राणा महेंद्र को देख रही थी। एक सुंदर, तेजवान, शक्तिशाली राजकुमार, मांसल भुजाओं के साथ मजबूत शरीर, खंजर जैसी तेज आंखें और सुंदर कदकाठी वाला राणा महेंद्र छोड़ा। फिर मुमल ने नजरें नीचे की और महेंद्र का स्वागत करते हुए उसे कक्ष में ले गई। वहां जाकर दोनों ने घंटों तक बातें की और एक दूसरे की जानकारियां लेते लेते कब उनकी बातें प्यार में बदल गई उन्हें ही पता नहीं चला। यूं ही सारी रात बीत गई और सुबह का सूरज निकला। दूसरी तरफ हमीर जडेजा सारी रात चिंता में था और सुबह होते ही नौकर से कहा कि जाओ महेंद्र को बुला कर लाओ और उसे जाने के लिए कहो। दासी ने ये संदेश महेंद्र तक पहुंचाया। महेंद्र का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी जाना तो था ही। उसने मुमल से कहा कि मुमल, मैं फिर आऊँगा और बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। वहाँ से हमीर जडेजा गुजरात की तरफ चला गया और राणा महेंद्र सोडा ने अमरकोट की राह पकड़ी। सारे रास्ते वो मुमल को याद करता हुआ उसी के ख्यालों में खोया रहा और रास्ते में एक गीत गुनगुनाता जा रहा कि लोदर वेरी मुमल माड़े चिए मुमल हाले नी ले जाओ
अंबराने वाले देश, यानी हे लोदरवा की राजकुमारी मूमल, हे माड़ प्रदेश की राजकुमारी मूमल, आओ मेरे साथ चलो, उमरकोट देश चलें। महेंद्र उमरकोट पहुंचा। वहां पहुंचकर जैसे तैसे दिन तो उसका कट जाता, लेकिन शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल दिखाई देने लगती। महेंद्र की 7 पत्नियां और थी, लेकिन जितना वो इस बात को खुद को समझाता उतनी ही मूमल की यादें बढ़ जाती। वह सोचता रहता कि कैसे लोदरवा जाया जाए और कैसे वहां जाकर मूमल से मिला जाए। उमरकोट से लगभग लोदरवा की दूरी 100 कोस के आसपास थी। वहां जाकर आना बहुत मुश्किल था। एक दिन महेंद्र ने सोचा कि कोई ऐसा ऊंट खोजा जाए जो एक ही रात में लोदरवा ले जाए और सुबह होने से पहले वापस आ जाए। यह सोचकर उसने अपने रामू राय का ऊंटों के पालक को बुलाया और उसे अपनी सारी बात बताई। रामू ने बताया कि अपने टोले में एक चित्तल नाम का ऊंट है जो बहुत ही समझदार और तेज है। बस फिर क्या था, महेंद्र को जो चाहिए था वो मिल गया। अब से हर शाम रामू राय का ऊंट को सजा कर लाता और महेंद्र उस पर सवार होकर रेतीली रेगिस्तान से होते हुए लोदरवा पहुंचता। सारी रात मूमल से मिलता, रात के तीसरे पहर वहां से वापस चलता और सुबह होने से पहले उमरकोट पहुंच जाता। उमरकोट पहुंचकर वो अपनी छोटी रानी के महल में जाकर सो जाता। यही सिलसिला उसका लगभग 7-8 महीनों तक चलता रहा। इन दिनों में वो अपनी बाकी पत्नियों से मिला तक नहीं। इस बात से सभी पत्नियां नाराज हुईं और अपनी सासू यानी महेंद्र की मां के पास जाकर छोटी बहू की शिकायत करने लगी कि वो महेंद्र को हमारे पास नहीं आने देती। सासू ने छोटी बहू को बुलाया और कहा कि जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक बाकी रानियों का भी है, इसलिए महेंद्र को उनके पास जाने से रोका ना करो। छोटी बहू ने बताया कि मुझे तो खुद उनसे बात किए हुए 7-8 महीने हो गए। वो शाम होते ही कहीं चले जाते हैं और सुबह होते ही वापस आ जाते हैं। यह बात जानकर उसकी माँ को चिंता हुई। उसने ये सारी घटना राणा विसलदेव को बताई। राणा विसलदेव ने छोटी बहू से कहा कि जब महेंद्र वापस आता है तो उसमें क्या अलग दिखाई देता है। छोटी बहू ने बताया कि उनके लंबे बाल पानी से गीले होते हैं और उनके बालों से पानी टपक रहा होता है। यह बात सुनकर राणा विसलदेव ने बहू से कहा कि आज जब महेंद्र वापस आए तो उसके बालों के नीचे कटोरा रखकर पानी इकट्ठा करना और कल सुबह मुझे लाकर देना। छोटी बहू ने वैसा ही किया। जब सुबह महेंद्र वापस आया तो उसने बालों के नीचे कटोरा रखा और पानी इकट्ठा करके विसलदेव को दिया। विसलदेव ने पानी चखा और अपने अनुभव के आधार पर कहा कि ये तो काक नदी का पानी है, यानी महेंद्र हर रात काक नदी पार करके मूमल की मेड़ी में जाता है। यह बात सुनते ही सारी पत्नियां आग बबूला हो गई और पता करने लगी कि महेंद्र वहां जाता कैसे है। खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि महेंद्र चित्तल नाम के ऊंट पर सवार होकर हर शाम लोदरवा की ओर जाता है। सभी रानियों ने सैनिकों को आदेश दिए और उसी दिन चित्तल ऊंट के पैर तुड़वा दिए। शाम होते ही महेंद्र रामू रायका का इंतजार करने लगा कि कब वो आए और वो ऊंट पर बैठकर लोदरवा की ओर जाए, लेकिन न तो रामू रायका आया और न ही ऊंट आया। काफी देर इंतजार करने के बाद वहां जाकर उसे पता चला कि रानियों ने चित्तल के पैर तुड़वा दिए हैं। यह बात जानकर राणा महेंद्र ने रामू रायका से पूछा, क्या कोई हमारे टोले में ऐसा ऊंट और है जो उसी तरह तेज दौड़ता है? तो रामू रायका ने बताया कि ऊंट तो नहीं, लेकिन एक ऐसी ऊंटनी है जो उसी प्रकार तेज दौड़ती है, लेकिन अगर गलती से भी इस ऊंटनी को चाबुक दिखाया गया या चाबुक मारा गया तो ये काबू से बाहर हो जाती है। उसके बाद में ये कब रुके ये उसी की मर्जी है। महेंद्र को लोदरवा जाना था, उसके सिर पर धुन सवार थी, इसीलिए उसने उसी ऊंटनी को सजवाया और उस पर बैठकर लोदरवा की ओर चल दिया। कुछ तो अंधेरी सुनसान रात और ऊपर से लोदरवा पहुंचने की जल्दी के चक्कर में महेंद्र ने गलती से ऊंटनी को चाबुक दिखा दिया और चाबुक देखते ही ऊंटनी बिदक गई। ऊंटनी सर पर दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते बहुत दूर निकल गई। राणा महेंद्र ने उसे काबू करने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वो दौड़ती रही। कई घंटों दौड़ने के बाद आखिरकार वो थक कर रुक गई। राणा महेंद्र ने आसपास देखा और जानना चाहा कि ये कौन सा क्षेत्र है और वो कहाँ पहुँच गया। थोड़ी दूर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। राणा महेंद्र वहाँ पहुँचा। उसने एक आदमी से पूछा कि ये कौन सा स्थान है, तो उसने बताया कि वो
लोदरवा की जगह बाड़मेर पहुंच गया है। महेंद्र वहां से लोदरवा की ओर चल पड़ा। दूसरी तरफ लोदरवा में मूमल की बहन सुमल भी उस दिन आई हुई थी। रात को महेंद्र के इंतजार में दोनों बहनें खेल खेल रही थी। उस खेल में सुमल ने पुरुषों के कपड़े धारण किए और उन्हीं की वेशभूषा में एक स्वांग रचते रचते मूमल के साथ ही सो गई। कई घंटों के सफर के बाद जब महेंद्र लोदरवा की मेड़ी में पहुंचा और मूमल के कक्ष में जाते ही वो सुन पड़ गया। उसे लगा कि जैसे हजारों बिच्छुओं ने काटा हो। वहां पर मूमल एक आदमी के साथ सो रही थी, जिसे देखकर उसके हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर गया। उसने न तो मूमल को जगाया और न ही किसी और को बताया और उल्टे पांव वैसे ही वहीं से निकल गया। वहां से निकलकर उमरकोट के सारे रास्ते में महेंद्र रोता रहा और सोचता रहा कि वो किस स्त्री से प्यार कर बैठा है। ये तो एक बदचलन औरत है जो नए नए पुरुषों का शौक रखती है। सुबह जब मूमल उठी तो उसने देखा कि महेंद्र की चाबुक तो पड़ी है। इसका मतलब वो आया तो था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो उसे बिना जगाई वहां से वापस चला गया। उसके दिमाग में अनेक प्रकार की कल्पनाएं आई। फिर उसने सोचा कि अब जब दोबारा महेंद्र आएगा तो इस बारे में बात करेंगी। उधर राणा महेंद्र तो मूमल से नाता मन ही मन तोड़ ही चुका था। उसके बाद वो कभी लोदरवा की ओर नहीं गया। मूमल का उसके इंतजार में हाल बेहाल हो गया। ना तो वो श्रृंगार करती, उसका खाना पीना भी छूट गया और महेंद्र की राह देखते देखते मूमल काली पड़ने लग गई। उसने अनेक चिट्ठियां अमरकोट भिजवाई, लेकिन महेंद्र की पत्नियों ने सभी चिट्ठियों को फाड़कर जला दिया। फिर एक दिन मूमल ने ढोल बजाने वाले गायक को बुलाया और उसे समझा बुझाकर अमरकोट भेजा। अमरकोट पहुंचकर गायक ने महेंद्र से मिलने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वो सफल न हो सका। फिर रात को माड़ देश की गायन शैली में गाना शुरू किया और गाने के माध्यम से महेंद्र को बताया कि सोडा राणा महेंद्र, तुम्हारे इंतजार में मेड़ी सुन्नी है और मूमल उदास है। अब तो लोदरवा पधारो और आकर अपने प्रीतम से मिलो। जब इस गायन को महेंद्र ने सुना तो उस गायकार को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि जाकर मूमल से कहो कि राणा महेंद्र न तो रूप का लोभी है और न ही वासना का भूखा है। उसने उस रात उसे किसी अन्य पुरुष के साथ सोते हुए देखा, इसीलिए वो अब उस बदचलन औरत से जाकर फिर कभी नहीं मिलेगा। उस गायकार ने सारी बात आकर मूमल को बताई तो मूमल को पता चला कि ये क्या गलतफहमी हो गई। इसलिए वो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए उमरकोट जाने की तैयारी करने लगी। उसने संदेश उमरकोट पहुंचवाया कि मूमल कल महेंद्र राणा से मिलने अमरकोट आ रही है। यह बात जब महेंद्र को पता चली तो उसे लगा कि जरूर मूमल पवित्र है और उसी से कोई गलती हुई है। इसीलिए उसने संदेश भिजवाया कि मूमल यहाँ ना आए, वही कल आकर लोदरवा में मूमल से मिलेगा। संदेश सुनकर मूमल की धीर बंधी और वो कल की तैयारियों में जुट गई। अगले दिन महेंद्र ने सोचा क्यों न मूमल के प्यार की परीक्षा ली जाए। इसलिए उसने एक संदेशवाहक को समझा बुझाकर मूमल की मेड़ी में भेजा। संदेशवाहक मूमल की मेड़ी में पहुंचा और जोर जोर से रोते हुए मूमल को बताया कि कल रात राणा महेंद्र को एक काले नाग ने डस लिया और राणा महेंद्र की मृत्यु हो गई। यह बात सुनते ही मूमल को बहुत धक्का लगा और एकदम से पछाड़ खाकर वो जमीन पर गिर पड़ी और मूमल के प्राण निकल गए। मूमल की मौत की खबर लेकर संदेशवाहक राणा महेंद्र के पास पहुंचा और उसने बताया कि किस प्रकार आपकी मौत की खबर सुनते ही मूमल ने आपके प्यार में प्राण त्याग दिए। यह बात सुनते ही राणा महेंद्र वहीं से मूमल, मेरी प्यारी मूमल पुकारते हुए तपते रेगिस्तान की ओर दौड़ पड़ा। राणा महेंद्र दिमाग से पागल हो गया और कई महीनों तक मूमल मूमल कहते हुए तपते रेगिस्तान में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरह इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी का बहुत ही दुखद अंत हो गया। उसके बाद न तो कभी मूमल और महेंद्र मिले और न ही उस मेड़ी में कभी सुंदर फूल खिले। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह उन दोनों को एक आखिरी मिलाप भी नसीब नहीं हुआ और एक दूसरे से मिलने की तड़प में ही उनका अंत हो गया। ज्ञानी लोग अक्सर कहते आए हैं कि जहाँ प्यार और भरोसा हो वहाँ कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उस परीक्षा के परिणाम बहुत ही बुरे हो सकते हैं। मूमल की याद में हर साल जैसलमेर के अंदर फरवरी महीने में मूमल महोत्सव मनाया जाता है और मरुधरा के लोक गायक अपने गीतों में इन दोनों की प्रेम कहानी को गाते हुए इन दोनों की हमें याद दिलाते हैं। आज मूमल और महेंद्रा का प्यार केवल एक कहानी बनकर रह गया है और इस कहानी को सुनने वाले हर एक इंसान का मन उन दोनों को याद करते हुए करुणा में हो जाता है। हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में ऐसी और भी प्यार की घटनाएं हैं, जैसे हीर रांझा, ढोला मारू, लैला मजनू, सोनी महिवाल, बाजीराव मस्तानी, मिर्जा साहिबा आदि।
ये सभी घटनाएं हमें ये शिक्षा देती है कि प्यार और विश्वास की डोर अगर कमजोर हो तो परिणाम बुरे ही होते हैं। इसलिए आप भी अपने सभी रिश्ते नातों में विश्वास को बनाए रखें ताकि आपका प्यार प्रेम बना रहे। इतिहास की और भी ऐसी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता जी की।